मेरा नाम मंजरी है। मेरी शादी को अभी 4 महीने गुजरे थे। मेरी ससुराल में कामकाज करने वाला कोई भी नहीं था। काफी बड़ा घर था। इतने बड़े घर की मुझे अकेले ही सफाई करनी होती थी। ऊपर से खाना भी बनाना होता था। कभी कभी मेरे पति को मुझ पर तरस आ जाता तो वो मुझे बाजार से खाना लाकर दे दिया करते थे। लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि बाजार का खाना नुकसानदायक होता है। मुझे तो कुकिंग करने का बहुत शौक था। मैं नए नए टाइप की डिशेस बनाती थी। लेकिन ससुराल में इतना ज्यादा काम था कि खाना बनाते टाइम पर मैं थक जाती थी, क्योंकि आधे से ज्यादा दिन तो मुझे घर की साफ सफाई में ही गुजर जाता था। मेरे पति का घर बहुत अच्छा था। इस घर में लगभग 6 कमरे बने हुए थे। 2 कमरों में तो ताला लगा हुआ होता था। मैंने कई बार अपने पति से कहा भी था कि घर में किराएदार रख लेते हैं। इस तरह से घर का कुछ काम भी बढ़ जाएगा और मेरे साथ घर में रहने वाले कुछ लोग भी आ जाएंगे। और तो और हमें हर महीने किराए के पैसे भी मिला करेंगे। लेकिन मेरे पति ने कहा, मुझे आजकल किसी पर भरोसा नहीं है। मैं इस तरह किसी भी किराएदार को घर में नहीं रख सकता, क्योंकि मैं ज्यादातर घर से बाहर रहता हूँ और तुम सारा दिन घर में अकेली रहती हो। मुझे क्या पता कि घर में क्या होता है और क्या नहीं। मैं किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे पति की बात भी सही थी कि आज के दौर में हम किसी पर इतनी आसानी से भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। वो मेरी ही तो भलाई के लिए ये सब कुछ कह रहे थे। मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। मेरे पति का नाम विकी था। विकी मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी उनकी बहन ने अपनी मर्जी के मुताबिक करवाई थी। उनकी बहन ने मुझे एक शादी में देखा था और वहां पर ही उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। उन्होंने फैसला किया था कि वो मुझे अपनी भाभी बनाकर ही रहेंगी। इसी तरह से वो अगले ही दिन मेरे घर पर अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। विकी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उनका घर भी बहुत बड़ा था। वो देखने में भी काफी स्मार्ट थे। इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी यहाँ पर कर देने का फैसला कर लिया। फिर मुझे गुड न्यूज़ मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इन दिनों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई। वहां पर अभी मेरा नंबर नहीं आया था। मैं अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मेरा 3रा महीना चल रहा था। मेरी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि घर के काम की वजह से मैं हमेशा थकान महसूस करती थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी मुझे आराम नहीं मिल पा रहा था। मुझसे ज्यादा देर ना तो बैठा जा रहा था और ज्यादा देर ना ही खड़ा हुआ जाता था। मुझे हॉस्पिटल में बैठे हुए काफी देर हो गई थी। मैं थोड़ी देर टहलने लगी थी। चलते चलते जब मैं काउंटर तक पहुंची थी, सोचा कि यहाँ पर अपने नंबर आने के बारे में भी पूछ लेती हूँ कि मेरा नंबर कितनी देर में आएगा। मगर मुझसे पहले ही वहां पर खड़ी हुई एक औरत अपने नंबर आने के बारे में पूछ रही थी। मैंने अपने बारे में पूछा तो काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने बताया कि आपका नंबर 4 लोगों के बाद आएगा। मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। जो औरत मुझसे पहले वहां पर अपनी बारी आने के बारे में पूछ रही थी, फिर वो मेरे बराबर में आकर बैठ गई और रोने लगी। मुझसे उस बेचारी का रोना नहीं देखा जा रहा था। फिर मैंने उनसे पूछ लिया, आंटी आपको क्या परेशानी है? आप क्यों रो रही हो? वो औरत कहने लगी, मैं यहाँ पर अपनी छोटी बेटी को दिखाने के लिए लाई हूँ। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। मेरी बेटी की शादी एक लापरवाह इंसान के साथ हो गई। उसने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और मेरी बेटी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। मेरी बेटी कहती है कि उसने उसके साथ शादी की है, लेकिन अब बुरे वक्त में उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। पर वो है कि मेरी बेटी से कभी कभी मिलने आता है और उसे कभी कभी पैसे दे जाता है। आजकल तो 1000 खर्चे होते हैं। अब जब से उसे पता चला है कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, तब से वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया ही नहीं है। मेरी बेटी ने अपने भाव खुद ही फोड़ लिए थे, उस इंसान के साथ चोरी चुपके शादी करके। मेरी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे इलाज की जरूरत है। क्या बताऊं बेटी, मेरा दिल तो माँ का है ना। माँ तो कुछ भी करके अपनी औलाद का भला ही करना चाहती है। मैं भी गरीब औरत हूँ। मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं है। एक बेटा है और एक बहू है। बेटा मेहनत से काम करता है, फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, जिसमें हम लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसी से पैसे उधार लेकर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आ गई हूँ। बस यही सोच रही हूँ कि अगर डॉक्टर ने महंगी दवाई लिख दी तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे कर सकूंगी।
क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। मैंने उनको तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत करो। मैंने उन्हें अपने पर्स से निकालकर 2,000 रुपये दे दिए थे और कहा कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं आपको और दे देती। आप अपनी बेटी का इलाज कराओ। मुझे अफसोस हो रहा था आंटी की बेटी पर। मैंने उनकी बेटी को देखा तो नहीं था, वो लंबा सा घूंघट किए हुए बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझ जैसी औरत को तो कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। मैं चाहती हूँ कि लोगों के घरों में नौकरी कर सकूं ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें और हम लोगों की मदद हो सके। लेकिन मुझ जैसी बूढ़ी औरत को देखकर लोग कहते हैं कि ये तो हमारे घर का भी काम ढंग से नहीं कर पाएगी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। तुमने आज ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा, आंटी जी, क्या आपको काम की ज़रूरत है? वो बोली, हाँ, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना तो मैं अपनी बहू को कहीं पर काम करने के लिए भेज सकती हूँ और ना ही अपनी बेटी को। मेरा बेटा तो पहले से ही नौकरी पर जाता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूँ। मैं एक विधवा औरत हूँ। अगर मेरा पति जिंदा होता तो आज मुझे इतनी परेशानी भरे दिन देखने ना पड़ते। मुझे उन आंटी पर बड़ा ही अफसोस हुआ था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उन्हें अपने घर काम पर रख लेती हूँ। इस तरह से उनकी मदद भी हो जाया करेगी और मेरा भी काम हो जाया करेगा। वैसे भी इन दिनों मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझसे प्रेगनेंसी में ज़्यादा काम नहीं हो रहे। मैंने उनसे कहा, आंटी, क्या आप मेरे घर नौकरी कर सकती हो? दरअसल मैं इस शहर में नई आई हूँ और मेरे पति की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में है। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरे घर के बहुत सारे काम हैं। मुझ अकेली से नहीं हो पाते। अगर आप मेरा साथ दे दिया करोगी तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। वो औरत मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी, बेटी, तुमने तो मुझ पर पहली ही मुलाकात में बहुत सारे एहसान कर दिए। शायद मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। मैंने इस औरत को अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर एक पर्चे पर लिखकर दे दिया था। तब तक मेरा नंबर भी आ गया था और मैं अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के केबिन में चली गई थी। अगले दिन सुबह के 8 बजे के टाइम पर वो हमारे घर पर पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात की थी और आज पहले दिन मैंने उनको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई थी। वो मेरी आदत से बहुत खुश हुई थी और बार बार मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैंने उनको घर का सारा कामकाज समझा दिया था और खुद थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। अचानक ही मुझे नींद आ गई थी। मैं लगभग 3 घंटे तक सोती रही थी। जब मेरी आंख खुली और मैं अपने कमरे से बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि आंटी तो घर के काम में बिजी थी। मैंने देखा कि उन्होंने मेरे पूरे घर को शीशे की तरह चमका दिया था और अब वो कपड़े धो रही थी। वो औरत काम में काफी परफेक्ट थी। इतनी उम्रदार होने के बावजूद भी उन्होंने बड़ी फुर्ती और सफाई के साथ घर के काम को अच्छी तरह से संभाल लिया था। मैं उनके काम से बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैंने उनसे कहा, आंटी, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया है। आपकी नौकरी पक्की है। आपको ही अब मेरे घर पर हर रोज काम करने के लिए आना होगा। वो मेरी बात से बहुत खुश हो गई थी। आज पहले दिन ही मैंने उनको खर्चा पानी के 2,000 रुपये दे दिए थे और कहा था कि अपने लिए कुछ खाने का लेती जाना। अगले दिन फिर से वो हमारे घर पर काम करने के लिए आ गई थी तो उनके साथ एक जवान लड़की भी आई थी। उसने घूंघट कर रखा था। मैं इस लड़की को पहचान रही थी क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको कल मैंने अस्पताल में देखा था। ये तो आंटी की बेटी थी और ये हमारे घर पर आंटी के साथ आ गई थी। मैंने उनसे कहा, ये आपकी बेटी है ना? आंटी ने बताया कि मेरी बेटी का नाम ममता है। बेटी, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकती हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि मैं इतना सारा काम करूँ। आपका घर तो बहुत बड़ा है और इस घर के बहुत सारे काम हैं, इसलिए तुमको कोई एतराज न हो तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले आया करूँ। मुझे भला कोई एतराज तो नहीं था, लेकिन उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी, पर आंटी ने बताया था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर वो उसे यहाँ पर काम करने के लिए क्यों लेकर आई थी? मैंने उनसे ये सवाल किया तो वो कहने लगी कि मेरी बेटी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है और इसके अब बच्चा होने वाला है। इसे अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। ये थोड़ा बहुत कामकाज करेगी तो इसके पास भी कुछ पैसे आएंगे। आखिर माँ बनने के बाद इसे पैसों की ज़रूरत होगी। इसलिए इसने मुझसे यहाँ आने की जिद की थी तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई और मैं भी अकेली आपके इतने बड़े घर का काम नहीं संभाल सकती। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक नहीं तो 2 लोग ही सही, इसमें तो मेरा ही फायदा था। मैंने कहा, ठीक है, आप इनको रोज ले आया करो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह आंटी के साथ हर रोज उनकी बेटी ममता हमारे घर पर आने लगी थी। मुझे उस बेचारी को देखकर बहुत ही तरस आता था। बेचारी का पति उसे कोई वैल्यू ही नहीं देता था। ममता हमेशा घूंघट ही किए हुए रहती थी। मैं एक दिन ममता के ऊपर हंसने लगी। मैंने उससे कहा, ममता, तुम हमेशा घूंघट किए हुए क्यों रहती हो? आखिर तुम किससे अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हो? मुझसे या फिर अपनी माँ से? मेरी बात का जवाब ममता के बजाय उसकी माँ ने दिया था। वो जल्दी से मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटी, हमारी जात पात में लड़कियां और औरतें घूंघट काढ़ कर ही घर से निकलती हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये तो घर में है, अब तो इसे घूंघट नहीं करना चाहिए। जब यहाँ से जाएगी तो घूंघट कर लेगी। हमारे घर में तो कोई मर्द भी नहीं है जो इसे देख सके। आपको तो पता है कि मेरे पति एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि आंटी अधेड़ उम्र की होने के बावजूद भी हट्टी कट्टी थी और खूब फुर्ती के साथ सारे काम किया करती थी, जबकि ममता मुरझाई हुई सी थी। वो काम भी इतने धीरे धीरे करती थी जैसे उसके शरीर में जान ही न हो। लेकिन वो बेचारी प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में तो मुझसे भी कोई काम नहीं हो रहा था। बस यही सब सोचकर मैं उसको इग्नोर कर दिया करती थी। मैं सोचती थी कि इस बेचारी का भाग्य भी कैसा है। इसका पति इसे बिल्कुल नहीं समझता और एक मेरा पति था जो मुझे हर रोज कॉल करता था, मेरी इतनी फिक्र करता था। मेरा पति इन दिनों बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने उनको कॉल करके बता दिया था कि मैंने अपने लिए नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया है। उन्हें मेरी बात सुनकर खुशी हुई थी और तसल्ली भी हुई थी कि कोई है जो मेरा ध्यान रखने वाला है। उन्होंने कहा भी था कि मैं चाहूँ तो अपनी बहन को भी घर बुला सकती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया था क्योंकि मेरी बहन के इन दिनों एग्जाम्स चल रहे थे। मुझे आंटी और उनकी बेटी पर काफ़ी भरोसा था। मैंने अपने पति को तसल्ली दे दी थी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और जो नौकरानियाँ मैंने घर में रखी हैं वो भरोसा करने लायक हैं और बहुत ही सीधी हैं। मेरे पति को भी मेरी बात पर यकीन आ गया था। मेरे पति बेफिक्र हो गए थे। उनको मेरी तरफ से अब कोई टेंशन नहीं थी। मैंने अभी तक ममता का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर घूंघट डालकर ही रहती थी। कभी कभी तो वो जमीन पर ही बिना बिस्तर किए लेट जाती थी, तब भी उसका घूंघट नहीं हटता था। मुझे उसकी तरफ देखकर बड़ी हैरत होती थी। एक दिन वो ऐसे ही जमीन पर सो रही थी जब अचानक मेरे कदमों की आहट सुनकर घबराकर उठ बैठी थी। मैंने उससे पूछा था कि क्या बात है ममता, तुम मुझे देखकर इतनी घबरा क्यों गई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हें कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी डॉक्टर के यहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। वो कहने लगी, कुछ नहीं भाभी जी, बस घर के काम करके थोड़ा थक जाती हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ। जिस कंडीशन से तुम गुजर रही हो उसी कंडीशन से तो मैं भी गुजर रही हूँ। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर हिला दिया था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। अब मेरे पति के आने के दिन करीब आ रहे थे। मेरे पति ने कहा था कि वो 2 दिन बाद घर वापस आ रहे हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरी आंख लग गई थी, लेकिन अचानक 10 मिनट बाद ही मेरी आंख घबराकर खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ममता के हाथ से मेरी साइड टेबल पर रखा हुआ मेरा और मेरे पति का फोटो फ्रेम जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। ममता ने जब देखा कि मैं जाग गई हूँ तो वो मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी, भाभी, मुझसे ये गलती से गिर गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब इस कांच को साफ कर दो। ध्यान से काम किया करो, कहीं ये कांच तुम्हारे न लग जाए। ममता बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। अगले दिन मेरे पति घर पर आ गए थे। जैसे ही घर के दरवाजे की बेल बजी तो मैं दरवाजा खोलने के लिए चली गई थी। मेरे पति ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, बल्कि मुझे भी अपने पति को देखकर बहुत खुशी हुई थी। इतने दिनों बाद मैं उनसे मिली थी। मैंने ममता को आवाज लगाई, ममता, एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ जाओ। ममता ट्रे में पानी का गिलास लेकर आ गई थी। ममता मेरे पति को देखकर शॉक्ड रह गई थी। वो अपनी जगह पर ही जमकर खड़ी हो गई थी। मैं ममता को देख रही थी कि वो मेरे पति के सामने पत्थर बनकर जम गई थी। मैंने ममता से कहा, पानी दो ना, क्या कर रही हो? ममता ने जल्दी से मेरे पति के हाथ में पानी का गिलास दिया। मेरे पति ने पानी पी लिया था। पानी का गिलास वापस लेकर ममता वहां से चली गई थी और मेरे पति मुझे बता रहे थे कि उन्होंने दूसरे शहर में काफी एंजॉय किया था। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर के बाद आंटी ट्रे में 2 कप चाय लेकर आ गई थी।
मैंने आंटी को अपने पति से मिलवाया और अपने पति को बताया कि ये आंटी हैं जिनको मैंने काम पर रखा हुआ है और ममता इनकी बेटी है। ये दोनों माँ बेटी ही हमारे घर पर काम करने के लिए आती हैं। लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि मेरे पति आंटी को बड़ी गौर गौर से देख रहे थे। मेरे पति के चेहरे पर पसीना था और आंटी भी मेरे पति को बड़ी गौर से देख रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों माँ बेटी मेरे पति को इतना ध्यान से क्यों देख रही थी। मैंने जल्दी से बात की शुरुआत की और कहा कि मुझे लगता है आप लोग एक दूसरे को जानते हो। आंटी ने जल्दी से टेबल पर चाय की ट्रे रखी और वहां से चली गई थी। मेरे पति कहने लगे, नहीं, मैं तो इन लोगों को नहीं जानता। मेरे पति ने कहा कि तुमने दोनों माँ बेटी को काम पर रखा हुआ है, तुम इन लोगों को जानती भी हो या तुमने बिना जान पहचान के ही इन लोगों को घर में काम पर रख लिया है। मैंने कहा, इन लोगों को हमारे घर पर काम करते हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए। ये दोनों बहुत सीधी सादी हैं और तुम्हें पता है उनकी जो बेटी है ममता, वो बेचारी मेरी तरह प्रेग्नेंट है। उसका पति उसे प्रेग्नेंट करके मायके में छोड़ गया था। इस प्रेगनेंसी के वक्त उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। वो तो अपनी पत्नी को छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया। हाँ, अपनी पत्नी के लिए कभी कभी वो थोड़े बहुत पैसे भेज देता है। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप बहुत अच्छे हो। भगवान करे हर लड़की को आप जैसा ही हस्बैंड मिले। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं बहुत लकी हूँ जिसे आप जैसा पति मिला है। मेरे पति को मेरी बात सुनकर कोई ज्यादा खास खुशी नहीं हुई थी। वो बस मामूली सा मुस्कुराकर उठ गए थे और नहाने के लिए चले गए थे। मैंने आंटी से कहा था कि टेबल पर खाना लगा दें, हम लोग अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। थोड़ी देर के बाद मेरे पति नहा धोकर फ्रेश हो गए थे। हम दोनों कमरे में ही थे जब मेरे पति मेरे करीब आए और कहने लगे, मुझे इन दोनों नौकरानियों में कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों को नौकरी से निकाल दो। मैंने अपने पति से कहा, आपको क्या हो गया है विकी? ये दोनों बहुत अच्छी हैं। अभी आपने इन दोनों का काम नहीं देखा। जब आप काम देखोगे तो उनकी खूब बहुत तारीफ करोगे। ये बहुत सफाई से काम करती हैं। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करती हैं। अभी तक इन्होंने मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर भला मैं उनकी कोई भी गलती हुए बिना ही काम से कैसे निकाल सकती हूँ? विकी कहने लगे, मंजरी, तुम बहुत भोली हो। तुम ऐसी चालाक और शातिर औरतों के बारे में नहीं जानती हो। ऐसी औरतें पहले अच्छी तरह से घर का जायजा लेती हैं, मालिक मालकिन का भरोसा जीत लेती हैं और उसके बाद अपना हाथ साफ करके रफा दफा हो जाती हैं। मैंने कहा, विकी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप पहले मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मैं अपने पति का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ले आई थी। मैंने देखा कि आंटी और ममता टेबल पर खाना लगा रही थी। मैंने ममता और आंटी से कहा, आप दोनों भी आज टेबल पर ही बैठकर हम दोनों के साथ खाना खा लीजिए। मुझे खुशी होगी अगर आप लोग हमारे साथ खाना खाएंगी तो। आंटी ने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन ममता ने कहा, नहीं भाभी जी, आप खाना खाओ। मुझे आपसे कहना था कि मैं छुट्टी लेकर अपने घर जाना चाहती हूँ। मैंने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो दोपहर के 3 बज रहे हैं। तुम्हें रात का खाना भी तो बनाना है ना। और आज तो वैसे भी मेरे पति आए हुए हैं। आप दोनों को मेरे पति के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना है। ममता ने हाँ करते हुए गर्दन हिला दी थी, लेकिन ममता की आवाज से मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज रोई रोई हो रही है। इधर आंटी का भी चेहरा बहुत उदास था। इन दोनों माँ बेटी को क्या हो गया था, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से रात हो गई थी और 8 बजते ही आंटी और ममता दोनों ही सारे काम से फ्री होकर मेरे घर से चली गई थी। अगले दिन जब वो घर पर आई तो मेरे पति ने दरवाजा खोला था। तभी अचानक मैं भी वहां पर पहुंच गई। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मेरे पति ममता से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे मेरी कुछ समझ नहीं आई थी। मैंने नोटिस किया था कि जिस दिन से विकी घर में आए थे, आंटी और ममता हम दोनों पर बहुत ज्यादा नजर रखने लगी थी। इसी तरह से काफी दिन गुजर गए थे, लेकिन मैं और विकी जब भी रूम में होते तो ममता छुप छुप कर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर बाहर हम दोनों को देखती थी। मुझे ममता की हरकतें कुछ अजीब लगने लगी थी। इधर आंटी का बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अजीब सा हो गया था। पहले वो जितनी बातें किया करती थी, अब दोनों ही माँ बेटी खामोश सी रहने लगी थी। अब तो ममता का थोड़ा थोड़ा पेट भी निकलने लगा था और मेरा भी, क्योंकि हम दोनों की डिलीवरी में सिर्फ 1 महीने का ही फर्क था। मैंने देखा था कि ममता अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं जो खाती थी उसे भी मैं खाने के लिए वही दिया करती थी,
लेकिन वो मेरी दी हुई हर चीज़ से इनकार कर देती थी। मुझे लगा कि शायद अब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया। हालांकि इस हालत में आंटी को उसे यहाँ पर काम पर नहीं लाना चाहिए था। मैंने एक दिन आंटी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि आंटी, मुझे लगता है कि अब आपको ममता को हमारे यहाँ काम पर नहीं लाना चाहिए। मेरी बात सुनकर आंटी खामोश हो गई थी। उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया था। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति कहीं भी मौजूद नहीं थे। मैं अपने पति को ढूंढती हुई पूरे घर में घूम रही थी। तभी अचानक मुझे किचन से किसी के बोलने की आवाज़ आई। मैं जैसे ही किचन में गई तो मेरे पति और आंटी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों खामोश हो गए थे। आज आंटी ममता को मेरे कहने के मुताबिक मेरे घर काम करने के लिए नहीं लेकर आई थी। मेरे पति ने जैसे ही मुझे देखा तो वो कहने लगे, अरे मंजरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैंने कहा, आप मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं आपको ही तलाश कर रही थी। तो वो कहने लगे, तुम सो रही थी। मैंने सोचा कि मैं आंटी से कह देता हूँ कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे, इसीलिए मैं किचन में आ गया था। अपने पति की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, लेकिन ना जाने क्यों मुझे अपने पति के चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जबकि आंटी के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं कंफ्यूजन का शिकार हो रही थी कि जिस दिन से मेरे पति घर आए थे, आंटी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। वो जिस तरह से दिखती थी, जिस तरह से मुझसे बात करती थी, ये सब कुछ बहुत डिफरेंट था। मेरे पति के आने के बाद बिल्कुल उन्होंने अपना अंदाज बदल लिया था। अगले दिन आंटी काम पर नहीं आई थी। मुझे लगा शायद उनके घर में कोई इमरजेंसी आ गई होगी, इसलिए मैंने कॉल करके उनके बारे में पूछा तो ममता ने कॉल उठाई थी। उसने कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, जब आंटी की तबीयत ठीक हो तब वो आ जाएंगी। मैंने ममता से ज़्यादा बातचीत नहीं की थी क्योंकि उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए थे और आंटी अभी तक काम पर नहीं आई थी। मैं अपने पति से कह रही थी कि ना जाने आंटी को क्या हो गया, वो हमारे यहाँ काम पर आ ही नहीं रही। ममता ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने अपने पति से कहा कि हमें उनके घर जाना चाहिए, उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होगी, तभी तो उन्होंने यहाँ आने में इतने दिन लगा दिए और हो सकता है उन्हें पैसों की भी ज़रूरत हो। विकी कहने लगे, तुम कैसी फालतू की बातें कर रही हो, हम नौकरानियों के घर जाएंगे, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो वो खुद आकर ले लें, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने कहा, मुझे भी तो बहुत परेशानी हो रही है, आप जानते हो कि मेरी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे हैं, मैं घर का काम कैसे संभालूं? लेकिन मेरे पति बार बार इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा, इन लोगों को काम से निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी नौकरानी का अरेंजमेंट कर दूंगा। मैंने कहा, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, मुझे आदत हो गई है आंटी के काम की, इसलिए मैं आंटी को ही बुलाकर रहूंगी। ना जाने क्यों मेरे पति को मेरी इस बात का इतना बुरा लगा था कि वो भड़क उठे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें इन लोगों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया है मंजरी, ये औरत तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती होगी, तभी तो तुम मेरी किसी भी बात को नहीं मान रही हो। अब तो तुम या इन लोगों को अपने घर बुलाओ या फिर मुझे इस घर में सुकून के साथ रहने दो। मेरे पति ये बात कहकर घर से बाहर निकल गए थे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मेरी बात का इतना बुरा क्यों लगा था। इधर मेरा ध्यान बार बार आंटी की तबीयत पर पड़ा हुआ था कि ना जाने उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें ज़रूर पैसों की ज़रूरत होगी। मैंने सोचा कि मैं ड्राइवर के साथ जाकर आंटी को थोड़े से पैसे दे आती हूँ। मैं ड्राइवर के साथ आंटी के घर चली गई थी क्योंकि एक बार उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था। मैं जब उनके घर गई तो मुझे दरवाजे से आंटी और ममता के कुछ बोलने की आवाज़ आ रही थी। उन लोगों की बातें सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गई थी। मुझे ममता के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रो रही थी और अपनी माँ से कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि विकी मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। वो मुझसे प्यार के दावे करता था। मैं समझ गई कि वो अब मुझे वक्त क्यों नहीं देता, क्योंकि उसने दूसरी शादी जो कर ली है। मैं तो समझती थी कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने एक तरफ मुझसे शादी की हुई है तो दूसरी तरफ उसने मालकिन से शादी की हुई है। उधर आंटी कहने लगी, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है, गरीब लोगों का कोई नहीं होता। मैंने तुझसे कहा था ना कि प्यार मोहब्बत में कभी मत पड़ना, देख लिया नतीजा। और ये भी देख
कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। आंटी कहने लगी, मैं तो चाहती हूँ कि उस घटिया इंसान के बारे में मंजरी को बता दूं ताकि उसे भी अपने पति की हकीकत के बारे में पता चल जाए, लेकिन फिर ये सोचकर बर्दाश्त कर लेती हूँ कि वो बेचारी माँ बनने वाली है, ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बस इसीलिए मैं खामोश हूँ। मैं अपनी बेटी को तो रोते हुए देख ही रही हूँ, अब उस बेचारी को नहीं देख सकती। ये कहकर आंटी रोने लगी थी। मैं इन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि ये लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। मैं उल्टे पैरों अपने घर को वापस आ गई थी क्योंकि मेरे शरीर में और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं पूरी तरह से शॉक्ड हो चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सच को जानकर ही रहूंगी। इसका मतलब ये था कि विकी ने ममता से शादी की हुई थी। ममता का पति और कोई नहीं, विक्की है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि विक्की ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे पति अभी घर पर मौजूद नहीं थे। मैंने ममता को कॉल किया और उससे कहा कि तुम आंटी को लेकर घर आ जाओ। ममता ने कहा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती। मैंने ममता से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज तुम दोनों मेरे घर पर आ जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। ममता और आंटी 1 घंटे के बाद मेरे घर पर आ गई थी। मेरे पति भी घर आ चुके थे। मैंने आज ममता से कहा था कि तुम्हें आज अपने चेहरे का घूंघट हटाना ही होगा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। वो अपने चेहरे का घूंघट नहीं हटा रही थी। मैंने जबरदस्ती उसके चेहरे से घूंघट हटा दिया था। मैंने देखा था कि वो भोली भाली और मासूम सी लड़की थी। ये सब देखकर मेरे पति के चेहरे के भी एक्सप्रेशन बदल चुके थे। मैंने अपने पति से सवाल किया, क्या आप इस लड़की को जानते हो? मेरे पति घबरा गए थे और इनकार करते हुए सर हिलाने लगे। फिर मैंने ममता के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। फिर मैं उनसे कहने लगी, क्या ममता आपकी पत्नी है? मेरे पति ने जल्दी से चौंक कर मुझे देखा था। वो सहम गए थे। मैंने कहा, मैं सब कुछ सच सच जानना चाहती हूँ। मेरे पति और ममता दोनों ही खामोश खड़े हुए मुझे देख रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मैं उन लोगों के जवाब का इंतजार कर रही थी। मैं रो रही थी। मेरी बात का जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा, विकी, मैं अपनी जान ले लूंगी। मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या तुमने ममता से शादी की है? वो तुम्हारी पत्नी है। विक्की अचानक बोल पड़े थे। कहने लगे, हाँ ममता मेरी पत्नी है। ये सुनकर तो मेरी दोनों आंखें फटी की फटी रह गई थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में मेरे पति की आवाज नहीं पड़ रही, बल्कि कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मुझे लग रहा था कि ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरे पति ने कहा, मुझे माफ कर दो मंजरी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं ममता से ही शादी करना चाहता था। मैं ममता से बहुत प्यार करता था। ममता गांव की भोली भाली सी लड़की है। ममता के परिवार वाले यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। ममता और मेरी मुलाकात एक दिन रास्ते में हुई थी। मैंने इसकी मदद की थी। ये रास्ता भटक गई थी, तभी से मुझे इससे प्यार हो गया था। मैं जानता हूँ कि ममता एक गांव की अनपढ़ और मामूली सी शक्ल वाली लड़की है जो कि इस शहर में आकर रह रही है, लेकिन मैं इस पर अपना दिल हार बैठा था। मैं इसे बहुत प्यार करने लगा था। ममता भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे साथ चोरी चुपके घूमने जाती थी, लेकिन एक दिन हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ममता प्रेग्नेंट हो गई। ये बात पता चलते ही मैंने फौरन ही मंदिर में जाकर ममता से खामोशी के साथ शादी कर ली थी और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। अगले ही महीने पता चला कि मेरी दीदी ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने अपनी दीदी से इनकार किया था कि उनकी पसंद की लड़की के साथ मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी दीदी ने कहा कि अगर तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की तो मैं तुमसे सारे संबंध खत्म कर दूंगी। मेरी दीदी ने जब मुझे धमकी दी तो मैं बहुत डर गया था। इधर मैं ममता को धोखा नहीं देना चाहता था और उधर मैं अपनी बहन को भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे पास इस दुनिया में बहन के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरी बहन ने मुझे अपने फैसले के बीच में इतना बांध दिया था कि मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ने को तैयार हो गया था। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और 15 दिन के अंदर अंदर ही तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी थी। मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें पत्नी का हर सुख दिया, लेकिन उधर मैं कभी कभी ममता से भी मिलने के लिए जाता था और उसे खर्च के मुताबिक पैसे दे आता था और उसे भरोसा दिलाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता था कि ममता एक गरीब परिवार में पली बड़ी है। ममता को मैंने ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं कभी कभी इससे मिलने के लिए चला जाता था। मैंने ममता को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई। मैं जानता था कि प्रेगनेंसी की हालत में अगर ममता को ये बात पता चल गई तो वो अपनी जान ले लेगी। उधर तुम भी शादी के फौरन ही बाद प्रेग्नेंट हो गई।
मैं तुम दोनों के बीच घिर गया था। मेरे ऑफिस में भी काम का लोड ज्यादा बढ़ गया था। मैं पिछले दिनों ऑफिस के काम के लिए गया तो तुम्हारी मुलाकात आंटी और ममता के साथ हो गई। मुझे माफ कर दो मंजरी, ना तो मैं ममता को धोखा देना चाहता था और ना ही तुम्हें इस तरह से अपनी सच्चाई के बारे में बता सकता था, क्योंकि तुम दोनों ही ऐसे सिचुएशन से गुजर रही हो जिनको मैं अपनी सच्चाई बताकर सदमे में नहीं डाल सकता था। अपने पति की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। ममता की आंखों में भी आंसू थे। वो प्रेग्नेंट थी। मैं अपने पति को किसी भी बात की सजा नहीं दे सकती थी, क्योंकि बेवफाई तो कभी विक्की ने मेरे साथ भी नहीं की थी। हाँ, ये बात गलत थी कि उन्हें मुझे इस सब के बारे में शुरू में ही बता देना चाहिए था। इस सब में गलती मेरे पति की नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा गलती मेरी नंद की थी, जो अपने भाई की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटकर अपने घर में सुकून से रह रही थी। उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी, ना कि उसकी शादी उसकी मर्जी से पूछे बिना ही करनी चाहिए थी। विक्की रो रो कर मुझसे और ममता से माफी मांग रहा था। आंटी की भी आंखों में आंसू थे। आंटी रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, हम गरीब लोग हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। मैंने देखा था कि मेरे पति की आंखों में शर्मिंदगी साफ महसूस हो रही थी। कहते हैं ना कि कुछ गलतियां करता कोई और है और भुगतता कोई और है। यही सब कुछ विकी के साथ भी हो रहा था, क्योंकि विकी की बहन ने गलती की थी कि उसने अपने भाई की मर्जी के बारे में नहीं पूछा था और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी पसंद की लड़की के साथ विकी की शादी कर दी थी, जिसकी सजा विकी भुगत रहा था। ममता की मासूम सी शक्ल देखकर मुझे उस पर भी तरस आ रहा था। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया और अपना दिल बड़ा किया था। मैंने आंटी से कहा था कि ममता अब आपके साथ नहीं जाएगी, अब वो हमारे घर में ही रहेगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने तुमसे भी इज्जत के साथ शादी की है और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैंने अपने पति से कहा कि मैं आपसे नाराज तो जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहती। आपने मेरे साथ किसी तरह की कोई कमी नहीं की, लेकिन आपने ममता को पत्नी होने का हक नहीं दिया। अब आपको उसे भी पत्नी बनने का सुख देना होगा। मेरे पति समझ गए थे कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। मेरी बात सुनकर ममता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। ममता को मैंने अपनी बहनों की तरह प्यार किया था। हम दोनों प्रेग्नेंट थीं। पहले ममता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति की 2 पत्नियां हो गई थी और वो दोनों ही पत्नियों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते थे। दोनों ही पत्नियों को बराबर से समझ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के लिए पहले ही घर के आधे आधे बंटवारे भी कर दिए थे, लेकिन शायद हम लोगों की खुशी सिर्फ कुछ सालों तक की ही थी। एक दिन अचानक मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम दोनों के लिए ही ये बहुत बड़ा सदमा था और हम दोनों के बच्चों के लिए भी। वो तो बेचारे मासूम थे, ये जानते भी नहीं थे कि उनके सर से पिता का साया उठ चुका है। पीछे विकी हम दोनों के लिए काफी सारी जायदाद छोड़ गए थे। अब विकी हम लोगों के बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ना होते हुए भी हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले ही हम दोनों के हक हमें दे दिए थे। हम दोनों अपने बच्चों के साथ खुश तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विकी की कमी जरूर सताती है। ममता हमेशा मेरे साथ बहनों की तरह रही। उसने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी और ना ही इस बात का एहसास होने दिया कि वो मेरी सौतन है। ममता सच में बहुत अच्छी लड़की है। हम लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है, लेकिन मुझे अपने पति की बहुत याद आती है।